गाइस, वेलकम बैक टू डीएस लॉ एकेडमी। दिस इज दिव्या एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो लीगल टर्म्स जो लेटर डी से स्टार्ट होते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नए वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टर्म है डेरोगेशन। इट मीन्स डैमेजिंग समवन्स राइट और एंटाइटलमेंट्स। किसी के राइट या एंटाइटलमेंट को डैमेज कर देना को डेरोगेशन बोलते हैं। अब जैसे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल राइट्स डिक्लेयर किए गए हैं, ठीक है। अब अगर कोई ऐसा लॉ गवर्नमेंट बना देती है जो इन फंडामेंटल राइट्स को डेरोगेट करते हैं या डैमेज कर देते हैं तो वो लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किए जा सकते हैं। इसका सेंटेंस होगा Any law made in derogation of fundamental rights can be declared unconstitutional by the Supreme Court. Next word है detention. It means the act of reserving a person or property. मतलब कि कोई एक ऐसा एक्ट जिसमें हम किसी पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी को हम अपने पास रिजर्व करके रख रहे हैं, ठीक है, उसको डिटेन कर रहे हैं, उसको डिटेंशन बोला जाता है। इसका सेंटेंस होगा प्रिवेंटिव डिटेंशन अलाउज द गवर्नमेंट टू डिटेन अ पर्सन without trial if they are suspected of being a threat to national security, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है डिटर्मिनेशन। इसका मतलब होता है लीगल लैंग्वेज में एंडिंग एन एग्रीमेंट। कोई एग्रीमेंट जिसका एंड हो चुका है, जो डिटरमाइन हो चुका है, उसको डिटर्मिनेशन बोला जाता है। अब जैसे मान लो ए एंड बी के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ कि ए अपना जो घर है वो बी को सेल आउट करेगा और उसके बदले में बी ए को 5 लाख रुपीस देगा, ठीक है। तो जैसे ही बी ए को 5 लाख रुपीस दे देता है और ए फिर अपना जो घर है वो बी के नाम कर देता है तो वो हो जाता है एंडिंग एन एग्रीमेंट। सो दैट इज डिटर्मिनेशन, ठीक है। इसका सेंटेंस होगा द डिटर्मिनेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑकर्स व्हेन इट कम्स टू एन एंड ड्यू टू परफॉर्मेंस ब्रीच और फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है डिक्टम। डिक्टम एक लैटिन वर्ड है। ये है अ कमेंट बाय अ जज इन अ डिसीजन और रूलिंग विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू रीच द डिसीजन बट अ स्टेट अ रिलेटेड प्रिंसिपल एज द जज अंडरस्टैंड्स इट। अब देखो, कोई एक जज जब केस डिसाइड करते हैं ना, तब वो अपने कुछ ऑब्जर्वेशंस देते हैं या कुछ स्टेटमेंट्स देते हैं जजमेंट में। तो ये जो कमेंट्स एंड जो प्रिंसिपल्स या फिर जो ऑब्जर्वेशन जो जज बोलते हैं ये डिक्टम होते हैं, ठीक है। अब ये जो डिक्टम है ये उस केस में बाइंडिंग नहीं होता है। तो अब इसका क्या होगा सेंटेंस, द जज ऑब्जर्वेशन ऑन मॉरल वैल्यूज वॉज जस्ट अ डिक्टम एंड हैड नो बाइंडिंग इफेक्ट ऑन द केस, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब हम क्या समझते हैं, किसी चीज़ से आपको रिलीफ मिल गया हो। अब ए ने अगर बी से लोन लिया है और ए जब उस लोन को वापस से बी को चुका देता है या दे देता है तो वो क्या हो गया, वो डिस्चार्ज हो गया। अब सिमिलरली ए जब बी से लोन लिया, अब उसने लोन वापस से उसको बी को नहीं दिया तो ए को क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। अब मान लो ए को मिला 1 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। अब 1 साल तक ए जेल में रहा। अब 1 साल बाद क्या हो जाएगा, वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। सो डिस्चार्ज मीन्स रिलीज फ्रॉम अ कमिटमेंट सच एज डेब्ट, a contract because it has finished or the parties agreed to end it, release from a punishment for a crime। तो इसका क्या होगा सेंटेंस, after completing his sentence the prisoner was given an official discharge from jail। नेक्स्ट टर्म है डिसेबिलिटी। सिंपली इसका मतलब क्या होता है, जिसके पास में एबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब लीगल लैंग्वेज में हम इसको क्या समझते हैं, कोई एक पर्सन जिसके पास में लीगल कैपेसिटी नहीं है या फिर एबिलिटी नहीं है कि वो कोई एक्ट कर सके या फिर वो लीगल राइट को एंजॉय कर सके। सो डिसेबिलिटी का क्या मतलब होता है, द एब्सेंस ऑफ लीगल कैपेसिटी टू डू सर्टेन एक्ट्स और एंजॉय सर्टेन लीगल राइट्स। इट ऑल्सो मीन्स इनकैपेसिटी एंड इनेबिलिटी टू डू समथिंग। इसका होगा सेंटेंस, अ माइनर हैज़ अ डिसेबिलिटी इन एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एज पर सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्रिशन। अब डिस्क्रिशन का मतलब होता है कि अब मान लो एक आईएएस ऑफिसर है, उनके पास में ना 2 ऑप्शन है, ए एंड बी। अब उनके पास में ये पावर है कि वो या तो ए ऑप्शन चूज कर ले या बी ऑप्शन चूज कर ले। तो यहाँ पे क्या हो गया, आईएएस ऑफिसर के पास में ऑप्शन है टू चूज आइदर ए और बी। ही हैज़ अ डिस्क्रिशन टू चूज एनी ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। इन दोनों में से वो कोई भी चूज कर सकते हैं, ये होता है डिस्क्रिशन। द पावर टू मेक ऑफिशियल डिसीजंस
यूजिंग रीजन एंड जजमेंट टू चूज फ्रॉम अमंग एक्सेप्टेबल ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, इसका सेंटेंस होगा द ग्रांट ऑफ बेल इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट डिपेंडिंग ऑन द सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस। नेक्स्ट टर्म है डिस्पोजल। डिस्पोजल का मतलब होता है कोई चीज़ को डिस्पोज हो जाना, किसी केस को रिजॉल्व कर देना को डिस्पोजल बोला जाता है। अब ये या तो डिसमिस हो सकता है या फिर कोई चार्ज फाइनल हो सकता है या फिर फाइनल जजमेंट भी जब प्रोनाउंस किया जाता है तब भी उस केस को डिस्पोजल बोला जाता है। ठीक है, अब इसका क्या सेंटेंस होगा? द डिस्पोजल ऑफ अ सिविल केस मे टेक प्लेस थ्रू सेटलमेंट, डिक्री और विड्रॉवल। नेक्स्ट टर्म है डिस्प्यूट। ये तो टर्म आपको पता ही है कि डिस्प्यूट क्या होता है। जब किसी पार्टीज में कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, आपस में कुछ झगड़ा चल रहा है तो उसको हम डिस्प्यूट बोलते हैं। अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ क्लेम्स और राइट्स दैट हैज गिवन राइज टू द सब्जेक्ट ऑफ लिटिगेशन, दैट इज डिस्प्यूट। इसका क्या होगा सेंटेंस? द प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बिटवीन द टू ब्रदर्स वॉज रिजॉल्व थ्रू मीडिएशन। अब ये एक टर्म है डिसेंटिंग जजमेंट। देखो, अब मान लो कोई एक केस में ना 7 जजेस बैठे हैं। ठीक है, अब उन 7 जजेस में से 5 जो जजेस हैं उन्होंने एक ही बात में एग्री किया है, लेकिन जो अदर 2 जजेस हैं वो कोई दूसरे बात में एग्री कर रहे हैं। ठीक है, वो दूसरा ही अपना कोई जजमेंट दे रहे हैं। तो इस जजमेंट को बोला जाता है डिसेंटिंग जजमेंट। जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा जज डिसएग्री करते हैं मेजॉरिटी जजमेंट से, तो उस जजमेंट को डिसेंटिंग जजमेंट बोला जाता है। और ये जो डिसेंटिंग जजमेंट है इसको हम एनफोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका सेंटेंस होगा जस्टिस चंद्रचूड़ गेव अ डिसेंटिंग जजमेंट इन द एडीएम जबलपुर केस स्टेटिंग दैट फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एमरजेंसीज। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है डिस्ट्रेस। अब एज्यूम करो ए ने बी से 5 लाख रुपीस लिया है एज अ लोन एंड कहा कि मैं ये तुम्हें रुपीस वापस से 1 ईयर में रिपे कर दूंगा। ना आफ्टर 1 ईयर बी ए को रिपे ही नहीं कर रहे इन स्पाइट ऑफ आस्किंग न्यूमरस टाइम। तो ए अब क्या कर सकता है कि वो लीगल एक्शन ले सकता है और उस लीगल एक्शन में वो क्या करवा सकता है कि जो बी की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको वो ले सकता है या सेल आउट कर सकता है ताकि ए का जो ये 5 लाख रुपीज़ है वापस से बी से वो रिकवर करा सके। सो दैट इज डिस्ट्रेस, लीगल एक्शन ऑफ टेकिंग एंड सेलिंग another person's property in order to get money for the payment or debt that they owe। ठीक है, इसका सेंटेंस होगा A landlord can recover unpaid rent by seizing the tenant's property through distress, a remedy under landlord tenant law। नेक्स्ट टर्म है डाइवोर्स। ये तो हम सबको ही पता है कि जब कोई एक मैरिज लीगली एंड हो जाती है उसको हम डाइवोर्स बोलते हैं। इसका सेंटेंस होगा द कपल फाइल फॉर डाइवोर्स ड्यू टू इररिकॉन्सिबल डिफरेंसेस। अब ये नेक्स्ट फ्रेज आ जाता है डाइवोर्स अ मेंसा एट टोरो। अब इसका मतलब होता है कि ना कोर्ट ये बोल सकता है कि हस्बैंड एंड वाइफ जो डाइवोर्स के लिए अप्लाई किए हैं कि आप दोनों जुडिशली अलग अलग रह सकते हो, अब उनका रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो दोनों एक साथ रहे। इसको बोला जाता है जुडिशल सेपरेशन। A judicial separation that does not dissolve the marriage but instead declares that the spouses are not legally required to live together। इसका सेंटेंस होगा Under English law, divorce a mensa et toro allows spouses to live separately without officially dissolving the marriage। नेक्स्ट टर्म है डाइवोर्स नीसी। अब डाइवोर्स नीसी ना डाइवोर्स प्रोसीडिंग का ना फर्स्ट स्टेज होता है। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ डाइवोर्स प्रोसीडिंग, जहाँ पर कोर्ट बोलता है कि देखो हम तुम्हें डाइवोर्स दे देंगे एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद में। अब उस पीरियड ऑफ टाइम के बीच में ना कोर्ट वेट करेगा कि क्या कोई एक गुड रीज़न निकल आ रहा है जिसके वजह से ये डाइवोर्स जो है उसको हम रोक सकते हैं। दैट मीन्स डाइवोर्स नीसी। ठीक है, इसका सेंटेंस होगा द कोर्ट ग्रांटेड अ डाइवोर्स नीसी विच विल बिकम एब्सोल्यूट इफ नो ऑब्जेक्शंस आर रेज्ड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। अब नेक्स्ट टर्म है डोमिसाइल। अब एक स्टूडेंट वो ना 3 ईयर्स से कनाडा में रह रहा है। ठीक है, स्टूडेंट वीज़ा में। अब वो जब फॉर्म फिलअप करेगा अपने यूनिवर्सिटी का तो उससे पूछा जाएगा डोमिसाइल। तो डोमिसाइल क्या हुआ? उसका जो परमानेंट होम,
वो कौन से कंट्री से आ रहा है जहाँ पर उसका परमानेंट घर है, उसको बोला जाता है डोमिसाइल, इररेस्पेक्टिव कि वो स्टूडेंट कौन से दूसरे कंट्री में रह रहा है। अ कंट्री वेयर योर परमानेंट होम इज इवन इफ यू आर लिविंग समवेयर एल्स फॉर नाउ, दैट इज डोमिसाइल। इसका सेंटेंस होगा अ पर्सन्स डोमिसाइल डिटरमाइंस विच कंट्रीज लॉ अप्लाई टू मैटर्स लाइक मैरिज, सक्सेशन एंड टैक्सेशन। नेक्स्ट है डोमिसाइल्ड, मतलब परमानेंटली बेस्ड इन अ कंट्री, मतलब आप उस कंट्री में परमानेंटली रह रहे हो, दैट मीन्स यू आर लिविंग परमानेंटली इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। इसका सेंटेंस होगा डिस्पाइट लिविंग इन द यूएस फॉर ईयर्स, रौनक इज डोमिसाइल्ड इन इंडिया फॉर लीगल पर्पसेस। नेक्स्ट टर्म है ड्यूरेस। ड्यूरेस एक एक्ट होता है जहाँ पे एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रेशर कर रहा है या थ्रेटन कर रहा है कोई एक ऐसा एक्ट करने के लिए जो बी करना ही नहीं चाहता, उस थ्रेटनिंग या प्रेशर को बोला जाता है ड्यूरेस। इसका सेंटेंस होगा अ कॉन्ट्रैक्ट साइंड अंडर ड्यूरेस सच एज अ थ्रेट टू लाइफ इज वॉइडेबल अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट टर्म है डॉवर। ये हम मुस्लिम लॉ में पढ़ते हैं। डॉवर का जो कॉन्सेप्ट है ये मोहम्मदन लॉ से आया गया है। इसमें क्या होता है, जब शादी होती है एक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, तो हस्बैंड वाइफ से प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें ये पर्टिकुलर सम ऑफ मनी या प्रॉपर्टी दूंगा इन कंसिडरेशन ऑफ द मैरिज। शादी करने के लिए हस्बैंड वाइफ को कुछ अमाउंट ऑफ मनी दे रहा है या प्रॉपर्टी दे रहा है, ठीक है। तो डावर का सेंटेंस होगा अंडर मुस्लिम लॉ डावर इज अ मैंडेटरी पेमेंट फ्रॉम द हस्बैंड टू द वाइफ एट द टाइम ऑफ मैरिज। लास्ट टर्म है डाइंग डिक्लेरेशन। अब डाइंग डिक्लेरेशन देखो, एक पर्सन जो डेड बेड में है, जिसको पता है कि अभी मैं अब बस मरने ही वाला हूँ, और वो उस समय जो स्टेटमेंट देता है, हो सकता है कि वो ये बोल दे कि मैं क्यों मर रहा हूँ, ठीक है, किसने मेरा एक्सीडेंट किया है, या फिर अपना जो प्रॉपर्टी है वो किसको आगे ट्रांसफ़र कर रहा है। अब ये जो स्टेटमेंट है ड्यूरिंग द डेथ बेड, इसको बोला जाता है डाइंग डिक्लेरेशन। अब देखो, इंडियन लॉ में डाइंग डिक्लेरेशन जब कोई एक पर्सन देता है तो ऐसा माना जाता है कि वो पर्सन गलत नहीं बोल रहा है, वो झूठ नहीं बोल रहा है। अ डाइंग पर्सन इज नॉट लाइंग, ठीक है, एंड इसको एज एन एविडेंस भी माना जाता है, ठीक है। तो इसका क्या सेंटेंस होगा, अ डाइंग डिक्लेरेशन इज एडमिसिबल एज एविडेंस इफ द पर्सन मेकिंग इट बिलीव दैट दे आर अबाउट टू डाई एंड हैड नो मोटिव टू लाई, ठीक है। तो ये हो गई लीगल टर्म्स जो लेटर डी से स्टार्ट होते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा इन लीगल टर्म्स का मीनिंग क्या होता है। इसी तरह से अगर आपको मुझसे ऑनलाइन क्लास भी लेनी है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।